कि जो कुछ अभी हो रहा है कि हमारे बीच में जो गवर्नमेंट्स के लेवल पर जो इंटरेक्शन नहीं है, आपका आना जाना नहीं है, तो ये आना जाना होना चाहिए। ओपन बॉर्डर्स की बात बहुत अच्छी रहेगी इफ वी अगेन वांट टू एस्टेब्लिश काइंड ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू पंजाब्स, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब। जो पंजाब के लोगों का अपना एक हिस्टोरिकल, नेचुरल, कल्चरल रिलेशनशिप है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइव करने की जरूरत है। वो लोगों के इसलिए ऐसे ही हो सकता है अगर लोग आपसे मिले जुले, बातें करें, लिखे पढ़े इकट्ठे होकर और अपनी एक्टिविटीज में शामिल हो एक दूसरे के लिए। उसके लिए वीजा रजीम इतना स्ट्रिक्ट ना रहे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ ए थिंग एंड ऑल ऑफ अस विश फॉर दैट। जो भी राइट थिंकिंग पर्सन है दोनों तरफ, वो ऐसे ही सोचे। मन तो ये भी करता है कि हम सुबह मन करे कि लंच लाहौर में करना है तो हम लंच करने लाहौर जाएं और लंच करके वापस आ जाए। आप अमृतसर में आए तो वापस चले जाए। मन तो ये करता है कि ये हो, हमारी बातचीत हो, लेकिन हो नहीं रहा। ये मिस चाहिए। कभी थोड़ा सा हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है, फिर रुक जाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो हिंदुस्तान, या कोई और रूलिंग फैक्शन हो, उन्होंने हमेशा जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से वो अपनी ताकत ड्रॉ कर सके, उनको हमेशा उन्होंने खुश करने की कोशिश की, उनको हमेशा कुछ देने की कोशिश की। तो ये बात हमेशा ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस को एक वक्त ऐसा लगता था कि अगर हमारे पास मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, अगर हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, I think Pakistani audience would understand what I mean by scheduled caste. It means the Dalit sections. अगर आपके पास वो रहे तो आप रूल करते रहो। एक तो ये बात, लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने इन सेक्शंस में से किसको मजबूत किया। इसके लिए शाह बानो केस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिफर कि जब एक फैसला आता है कि मुस्लिम वुमेन को कुछ अख्तियार मिलते हैं, उसके रिएक्शन में जब कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने वो जो इस्लाम का जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग थे, उनकी जो लॉजिकल पोजीशन थी, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने एक लॉ पास कर। इस पूरे पीरियड में यानी फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स कांग्रेस ने कभी भी, जैसे बीजेपी कहती है कि जो हिंदू इंटरेस्ट को छोड़ा, व्हाट आई मीन बाय हिंदू इंटरेस्ट, आई mean only not the interests of the people who owe allegiance to Hindu religion, but I mean the Hindu communal interest. तक़सीम-ए-हिंद 1947, The Bloody Partition of Punjab, तनाज़ कश्मीर 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स, स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर परमिंदर सिंह साहब और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर इश्तियाक साहब, आप जरा प्रोफेसर साहब का तारुफ कराइए तफसीली, और हस्ब रवायत आपकी इनसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे शनासाई हुई, फिर आगे चलते इस बात को लेके। हमारी मुलाकात पहली दफा 2013 में हुई है। सर्दियों के दिन थे, शायद जनवरी का महीना था मेरा ख्याल है। मैं और मेरी बेगम जो है वो इंडिया गए, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन उससे पहले से हो रही थी। सो वी न्यू ईच अदर, और एक तरह की सोच भी थी, एक तरह की वो जो है ना, क्या क्या पढ़ा हुआ है दोनों ने, वो भी काफ़ी हम शेयर करते थे। तो तब जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जो एक है ना फैकल्टी गेस्ट हाउस, वहाँ पे हम रहे भी और मुलाकातें होती रहीं। इनके स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई, बड़ी भरपूर किस्म की वो मुझे याद है जो मुलाकातें हुई। एंड सिंस देन वी हैव बीन इन टच। और सो ये है हमारी बैकग्राउंड। प्रोफेसर साहब, इंग्लिश मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार आप आए थे
जी। उस वक़्त आपने हमारे डिपार्टमेंट था सोशल साइंसेज़ का एक है। जी, जी। उसमें आपने एक लेक्चर किया था ऑन पार्टीशन एंड ऑन योर बुक। जी, सो आई जी। स्टिल अच्छा, अच्छा। रिमेंबर हाँ, ठीक है। सो दैट वाज़ द फर्स्ट लेक्चर दैट यू डिलिवर्ड इन अमृतसर। उसके लवली। बाद आपने जो अमृतसर कुछ लोग थे वहाँ पर एक संस्था विरसा विहार है, वहाँ पर आप लेक्चर किया था। देन यू वेंट टू जालंधर फ्रॉम देयर। अच्छा, अच्छा, ऐसे है। हाँ, तो प्रोफेसर साहब ये आप अपना जहाँ से चाहिए गुफ्तगू शुरू करें और कुछ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में भी अगर मुमकिन हो तो बात कीजिएगा, क्योंकि उससे भी हमारा कोई ये जो इंडिया और पाकिस्तान वो का जुड़ा हुआ है। एक्चुअली बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन पहले अगर आप चाहें तो जो आपके आजकल के हालात हैं, जहाँ जो जैसे हालात बने हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, वाह जी इफ वी वाह! कैन उस टॉक पे अबाउट कीजिए। दैट थ्रू हाँ, जरूर जरूर सर। हाँ, हाँ। तो सो आप जस्ट रेज़ अ क्वेश्चन इश्तियाक साहब, नहीं, इफ आई कैन आप आंसर दैट। नहीं, कीजिए सवाल डॉक्टर तो साहब। यही है कि हाँ। वक़्त के साथ बजाय कि जो दूरियाँ हुई थी 47 में, उस हुँ, पे काम किया जाता और लोग दोनों तरफ जो हैं, लोगों को छोड़ दें, हुकूमतें जो हैं उनमें 75 साल, 76 साल में कुछ समझ आ जाती कि कॉन्फ्रंटेशन और ज़ीरो सम गेम्स खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अ, अब मिल के नॉर्मलाइज़ रिलेशंस देखें, रीजनलिज़्म का दौर है ये। अपने-अपने इलाके के इंटरेस्ट को मिल के प्रोटेक्ट करने का, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क भी एस्टेब्लिश हुआ सार्क का, लेकिन वो बिल्कुल उस पे अमल नहीं हो सका। और आज ये है कि दोनों तरफ से वो क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म के बयान आते रहते हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं हिंदुस्तान, अमृतसर में रहते हुए? और मैं कहा करता हूँ, वैसे तो लाहौर और अमृतसर में 31 मील यानी 48 किलोमीटर्स का फ़र्क है, लेकिन इन्होंने हज़ारों किलोमीटर का कर दिया हुआ है, जब से ये पार्टीशन हुई है। मुझे याद है कि जब मैं आया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, तो यही पार्टीशन की किताब पे मेरी मेरी लेक्चर था, शायद उसी में आपकी भी, आप भी थे यस, वहाँ यस। पे। हाँ, हाँ, एक्चुअली तो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था ना वो। जी, हाँ, हाँ। तो जब मैंने अब कहा कि जी लेक्चर अंग्रेज़ी में होगा, तो ख़ैर लेक्चर अंग्रेज़ी में हो गया, हुँ, सवाल-जवाब हो भी गया। तो उसके बाद मैंने ये स्टेज से उतर के तो स्टूडेंट्स में मैं आ गया और मैंने हुँ, पंजाबी आई में नो। बात शुरू कर दी। हुँ, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कुछ लोग मुझसे गौर से देख रहे हैं। तो एक लड़की जो आपकी स्टूडेंट थी एक्चुअली, उसने कहा, "सर तुसी तो बड़ी सोहनी पंजाबी बोलदे हो।" हुँ, 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 फॉर अ मोमेंट आई वाज़ टेकन अबैक, बट हुँ, देन आई रियलाइज्ड कि ये पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं है, हिस्ट्री को भी कट ऑफ कर दिया गया है। और ये पता नहीं कि दूसरी तरफ 100 मिलियन पंजाबी जो हैं, सुबह-शाम पंजाबी बोलते हैं। उर्दू जो है वो तो एक ऑफ़िशियल ज़ुबान है, लेकिन आम ज़ुबान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पंजाबी है। तो इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी कि उधर भी ये बताया ही नहीं गया कि ये वाघा हुँ, से अगर आगे जाओ तो लाहौर है और लाहौर के इर्द-गिर्द ये हुँ, हुँ, सारे जो हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स और वो सारा कुछ है। तो ये हो गया है पार्टीशन के वजह से। देखिए ऐसा है कि आपका आपने जो इश्यू रेज़ किया है, इसके 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। जी, एक तो आम सा रिस्पॉन्स है जो करेक्ट है कि ऑल ऑफ अस विश वन थिंग, कि जो कुछ अभी हो रहा है कि हमारे बीच में जो गवर्नमेंट्स के लेवल पर जो इंटरेक्शन नहीं है, आपका आना-जाना नहीं है, तो ये आना-जाना होना चाहिए। ओप ओपन बॉर्डर्स की बात बहुत अच्छी रहेगी, इफ वी अगेन वांट टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ a close relationship between two Punjabs, the East and West Punjab. जो पंजाब के लोगों का अपना एक हिस्टोरिकल, नेचुरल, कल्चरल रिलेशनशिप है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो लोगों के इसलिए ऐसे ही हो सकता है अगर लोग आपसे मिले-जुलें, बातें करें, लिखे-पढ़े इकट्ठे होकर और अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल हों एक-दूसरे के लिए। उसके लिए वीज़ा रेजीम इतना स्ट्रिक्ट ना रहे। So this is one kind of a thing and all of us wish for that.
या जो भी राइट थिंकिंग पर्सन है दोनों तरफ, वो ऐसे ही सोचेगा। मन तो ये भी करता है कि हम सुबह मन करे कि लंच लाहौर में करना है तो हम लंच करने लाहौर जाएं और लंच करके वापस आ जाएं। आप अमृतसर में आए तो वापस चले जाएं। मन तो ये करता है कि ये हो, हमारी बातचीत हो, लेकिन हो नहीं रहा। ये भी सच्चाई है। कभी थोड़ा सा हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है, फिर रुक जाता है। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वीजा दे रहा है, हिंदुस्तान वीजा बिल्कुल नहीं दे रहा है। जो पंजाब से लोग इधर आना चाहते हैं, चाहे पोइट हो, चाहे आर्टिस्ट हो, ऐसे आजकल चल रहा है। लेकिन when we try to understand it, then we cannot stop at this juncture. हमें जरूरत है कि उसे आगे बढ़कर हम सोचें कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है आज तक। उसके लिए मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहूंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग वेरी क्लियरली, कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का अपना वजूद, ये एक ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है और ये एक लेजिटिमेट ट्रूथ है। यानी पाकिस्तान की स्टेट की एक लेजिटिमेसी है, उसकी नेशन की एक लेजिटिमेसी है दैट वी मस्ट ऑल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं एट द लॉजिकल लेवल who think and claim कि there is one thing what you call an अखंड भारत, जिसको वो तस्वर करते हैं ऑलमोस्ट दर्रा खैबर से लेकर वो जो हिंदू कुश माउंटेन से लेकर और कन्याकुमारी तक, उसमें वो बांग्लादेश को भी इंक्लूड करते हैं, उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करते हैं, और उसको वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व का और हिंदू कल्चर का, हिंदू सिविलाइजेशन की ये नेचुरल प्लेस है एंड हिंदूज मस्ट ओन इट। ये एक इडियोलॉजिकल पोजीशन है। दिस इडियोलॉजिकल पोजीशन मस्ट बी अपोज्ड एंड अपोज्ड फ्रॉम बाय बोथ इंडियन पीपल एज वेल एज द पाकिस्तानी पीपल। जैसे पाकिस्तान की जो नेशन है, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नेशन कहेंगे, और वो भी उसमें भी बहुत लोगों को जो मुस्लिम्स भी हैं, तो उससे वो स्पिरिट एक और फॉर्म में यानी पाकिस्तान नेशन में भी आ जाती है। वी मस्ट अपोज दिस काइंड ऑफ पोजीशन जो हिंदुस्तानी कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान के ले रहे हैं। लेकिन जो राइट थिंकिंग पीपल है, दे मस्ट से दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर and we must have a close interaction, and we must have a kind of a movement to and fro, and we must have a close friendly relationships amongst ourselves. This is one position. Second is कि आखिरकार ये क्यों हुआ और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। मैं इसके 2 रीजंस गिनकर चलता हूं। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक कॉलोनियल एक्सपीरियंस के बीच में से गुजरना पड़ा। अगर हम इंडिपेंडेंटली डेवलप करते जैसे यूरोपियन नेशंस ने इंडिपेंडेंट डेवलप किया, अगर यहाँ पर उसी की तर्ज पर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती, तो हमारा नक्शा कुछ और होना था। हमारे में वही वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स कई कुछ आ जाना था। जैसे बिफोर दैट ये बात बहुत ऑथेंटिकली कही जा सकती है इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कि जो डिस्टिंक्शंस हम देख रहे हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड इवन अदर रिलीजन्स आल्सो, these clear distinctions were not there before the Britishers came to Indian subcontinent. So एक तो ये स्टेटमेंट हमें बहुत हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट अपोज्ड रिलीजियस स्ट्रीम्स हैं, इसकी डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियली कॉलोनियल पीरियड की कंट्रीब्यूशन है।
उसी दौरान ये स्ट्रीम्स बनी। अगर इससे पहले और आज भी, अभी मैं कह सकता हूँ कि कल मैं एक मेडिसिन शॉप पर गया और वो जो सेल्समैन बैठा था मेडिसिन शॉप में, उसको किसी ने पूछा कि ये दवाई ठीक रहेगी। एंड सरप्राइजिंगली इन 2025 इन अमृतसर दैट सेल्समैन सेड वेरी स्पॉन्टेनियसली कि अल्लाह ठीक कर देगा। यू नो, उसको मैं खुद देख रहा था, भाई ये कैसे कैसे कह रहा है। आम आदमी की नजर में वो जो डिफरेंस है ना, जो आपको पॉलिटिकल लेवल पर नजर आते हैं, वो अभी भी लोगों में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते वहां पर। लेकिन वो बनाए गए डिफरेंसेस है। वो कॉलोनियल जो पॉलिसी थी, जो कॉलोनियल रजीम था, द वे दे अंडरस्टूड इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स cultural situation in the context of their understanding of religion and their understanding of culture, जिस पर वो ओरिएंटलिज्म का एक खास किस्म का इन्फ्लुएंस था, डिटर्मिन वो कर रहा था उसने ये स्ट्रीम्स पैदा की। और उसको बाद जो उन्होंने अपोज स्ट्रीम्स कर दिया, तो उसमें से हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट में, जब हिंदुस्तान था पूरा यूनाइटेड था, उसमें वे कॉम्युनल फीलिंग स्ट्रांग होती गई। और उस कॉम्युनल फीलिंग्स को जो वहां पर रजीम था और जो रजीम में आना चाहते थे, ये दोनों बातें हैं, जो रजीम में आना भी चाहते थे, वो दोनों ने इन्होंने इस कॉम्युनल फीलिंग्स को स्ट्रांग किया, स्ट्रेंथन किया। और उसी की वजह से ये पार्टीशन का हमें जो तबाही थी वो देखने को मिली। इसमें मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, नंबर वन, द ब्रिटिश colonial रूल इज रिस्पॉन्सिबल, एंड नंबर टू, द पीपल who were waiting in the wings to take control of these two different states, they are also equally responsible for that, पार्टीशन के लिए और पार्टीशन वायलेंस के लिए। ये वायलेंस अकेली लोगों की वायलेंस नहीं है, ये वायलेंस जो नवी हिस्टोरियोग्राफी बता रही है, उसके डिटेल में बात अगर कहेंगे तो मैं बात में बात कर भी सकता हूं। उसमें ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, उन फोर्सेस का अपना एक रोल था। उसमें मुस्लिम लीग भी थी और पंजाब में उसमें अकाली दल भी था। उसमें वो लोग भी थे जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो आरएसएस थी। ये सभी लोग इसमें शामिल थे उस वायलेंस को परपेट्रेट करने के लिए और उस वायलेंस को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने जो कम्युनल फिनोमिनन का आपके साथ थोड़ा सा जिक्र किया है, इसको बनाने में किसका रोल था, इसलिए आफ्टर 47 जो कॉलोनियल लेगेसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था, वो कॉलोनियल लेगेसी वैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चलती रही है और आज तक चल रही है। वो डिस्कोर्स जो तब बना था कम्युनलिज्म का, फिरका दराना सियासत का, वो फिरका दराना सियासत का जो डिस्कोर्स था, वो आज तक ना सिर्फ चल रहा है बल्कि पहले से मजबूत हुआ है। और इसका सबसे जो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन में both the countries have not been able to transcend or go beyond the colonial culture और colonial politics। जो हमने कॉलोनाइजेशन को खत्म करके एक रियल टर्म्स में नेशनल इंडिपेंडेंस लानी थी, वो प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। नाउ आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन थिंग दैट भगत सिंह सेड when he was in a way fighting his own war for independence in India at that time। तब उसने अपने लिखा था उसने कि हम जो आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी ऐसे नहीं चाहते हम कि उसमें ऐसा बने कि जो गोरे अंग्रेज हैं वो चले जाएं और उनकी जगह वो काले अंग्रेज आ जाएं। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखने में सिंपल लगती है, बट इट्स ए वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट that भगत सिंह made at that time। वो जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था वो डिफीट नहीं किया जा सका, और वो डिफीट ना होने की वजह से ये जो हमारे मुल्कों में अभी वो
तजाद बना हुआ है वो अभी चल रहा है, वो कभी हल्का पड़ जाता है, कभी फिर तेज हो जाता है। आई थिंक और ये सिविल सर्विस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, या आप कोई और भी चीज आइडेंटिफाई कर लें जिनके जरिए वो कॉलोनियल सिस्टम, वो लेगेसी, वो कंटिन्यू की, परपेचुएट हुई, तो कैन यू आइडेंटिफाई एनीथिंग एल्स जिसकी वजह से ये चीज जमी रही है, वो जो काले अंग्रेज आके हुकूमत करते रहे? एक तो बड़ा बहुत साफ है जो आपने बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो एग्जैक्टली वैसे टेक ओवर कर लिया पोस्ट कॉलोनियल रजीम ने, एग्जैक्टली वैसे ही। फर्क ये पड़ा है कि जैसे हिंदुस्तान में पहले आईसीएस थे, वो कुछ वर्षों के बाद आईएएस हो गए, जो आईपी थी वो कुछ वर्षों बाद आईपीएस हो गया, जो दूसरा सारा जुडिशियल सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, इवन द मिलिट्री कल्चर एग्जैक्टली वैसे टेक ओवर कर लिया गया। अभी भी जो हमारे मुल्कों की जो फौजें हैं वो अभी भी वही जो कल्चर पैदा किया गया था, वर्क कल्चर था, रैंकिंग कल्चर था मिलिट्री में पहले, उसी को परपेचुएट कर रहे हैं। और अपनी लेगेसी वो हमेशा गिनकर चलते हैं कि हमारी लेगेसी बिफोर 47 तक चलती है, वो लेगेसी में अभी ब्रेक नहीं आई। एक तो ये है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए हमें देखना चाहिए हमेशा, कि जो उनका एक आप कह सकते हैं कि लॉजिकल पॉलिटिकल अपरेटस था, इफ आई मे से इट दैट वे, at the level of the political discourse, at the level of the politically logical position, वो जो था डिस्कोर्स, वो डिस्कोर्स एज सच कंटिन्यू कर रहा है। फर्क क्या पड़ता है? वो अंग्रेजों के वक्त भी फर्क था एक लेवल पर। फर्क ये था और अभी भी है कि जब स्टेट चाहती है कि इतनी फ्रीडम दी जा सकती है, हमें कोई खतरा नहीं है, आपको फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन जब स्टेट को ऐसे लगता है कि इससे ज्यादा हम फ्रीडम देंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, तो तभी फ्रीडम कर्टेल होने लगती है। आई कैन वेरी क्लियरली टेल यू अबाउट द इंडियन सिचुएशन बिकॉज आई लिव हियर। जैसे इंडिया में वी हैव द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू स्पीच एंड राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट ऑल्सो, वो अभी हमारे पास है। लेकिन जब जब इंडियन स्टेट को अपने वजूद के लिए कोई खतरा महसूस हुआ, जैसे पहले उनको लगा कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ, अब उनको लगा कश्मीर में हुआ, उनको लगा कि तेलंगाना में जो पेजेंट स्ट्रगल थी उससे खतरा पैदा हुआ, उनको लगा कि कहीं वर्कर्स की स्ट्रगल आपको खतरा पैदा कर सकती है। तभी सिंस द मिड 50s हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाए और नाफिज किए जो कानून आपसे वो फंडामेंटल राइट छीन लेते हैं। नो डाउट हमने कभी भी मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया, बट टिल टुडे वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड वी आर पासिंग थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ नंबर ऑफ ड्रैकोनियन लॉज इन आवर लॉ बुक। उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें कई ऐसे एक्ट हम कह सकते हैं कि वो एक्ट लगातार बनाए गए और आज तक मजबूती से चल रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने इनहेरिट किया, दूसरा किया हमने इनहेरिट कि जैसे स्टेट हमेशा अपने मुफाद के लिए यानी कम्युनल डिस्कॉर्ड को यूज करती रही है, कम्युनल फीलिंग्स को यूज करती रही है, वैसे even in the post-colonial situation also, the same kind of communal discord, the same kind of communal situation, feelings, the same kind of communal ideology has been used continuously up to today, and it's being used these days also. ये बताएं कि ये जो आरएसएस
और बाकी राइट विंग कहता है कि जी कांग्रेस के दौर में कम्युनल कार्ड इन्होंने यूं खेला कि मुसलमानों को पैट्रनाइज किया और हिंदुओं को नेग्लेक्ट किया। और अब हम जो है वो हिंदू जो यहाँ की मेजॉरिटी हैं और जिनका ये पुराना मुल्क है, ये उनकी आर्गुमेंट है। हम अगर उनकी बात करते हैं तो क्या इसमें क्या बुरा है कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज को लेके आती थी और हिंदुओं की राइट्स को सप्रेस करती थी। आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? इसके मुतालिक मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी। एक तो ये है कि कोई भी जो रूलिंग सेक्शन है आजकल, खा वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो हिंदुस्तान में, या कोई और रूलिंग सेक्शन हो सकता है, उन्होंने हमेशा जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो अपनी ताकत ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हमेशा उन्होंने खुश करने की कोशिश की, उनको हमेशा कुछ न कुछ देने की कोशिश की उन्होंने। एक तो ये बात हमेशा ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस को एक वक्त ऐसा लगता था कि अगर हमारे पास मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, अगर हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, आई थिंक पाकिस्तानी ऑडियंस वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय शेड्यूल्ड कास्ट। इट मींस द दलित सेक्शंस। अगर आपके पास वो रहे तो आप रूल करते रहोगे। एक तो ये बात, लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने इन सेक्शंस में से किसको मजबूत किया। इसके लिए शाह बानो केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रेफर टू, कि जब एक फैसला आता है कि मुस्लिम वुमेन को कुछ अख्तियार मिलते हैं, उसके रिएक्शन में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो जो इस्लाम का जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग थे, उनकी जो लॉजिकल पोजीशन थी, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने एक लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट। एक तो ये बात कहनी जरूरी। दूसरी बात ये कहनी जरूरी है कि इस पूरे पीरियड में, यानी फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स, कांग्रेस ने कभी भी, जैसे बीजेपी कहती है कि जो हिंदू इंटरेस्ट को छोड़ा नहीं। व्हाट आई मीन बाय हिंदू इंटरेस्ट, I mean only not the interests of the people who owe allegiance to Hindu religion, but I mean the Hindu communal interest, जो हिंदूज के फिरका दराना इंटरेस्ट है, उनको छोड़ा नहीं है। इसके लिए मैं मिसाल देना चाहूंगा, जो राम जन्मभूमि का केस है उसकी मिसाल देना चाहूंगा। ये सच्चाई है कि 49 में जो कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद में जो हिंदू गॉड्स की जो मूर्तियां थी, जो आइडल्स थे, वो अपीयर हो गए, ये कहा जाता है। लेकिन रात को वो आइडल्स वहां पर सरप्टिशियसली रखे गए। और इंटरेस्टिंगली अभी जो बुक्स आई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किताब अयोध्या के बारे में धीरेन्द्र की झा की किताब है, जो पढ़नी चाहिए। उसमें वो सारा प्रोसेस बता रहा है को मूर्तियों कैसे रखा गया। और उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि उसको रखने की जो मदद मिली उनको, जो अयोध्या तब फैजाबाद जिले में था, तो फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर से जो मदद मिली, डिप्टी कमिश्नर हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट, एंड लेटर ऑन द सेम डिप्टी कमिश्नर became a member of parliament, and from the BJP side. At that time it was known as भारतीय जनसंघ, तब बीजेपी नहीं बनी थी, तो भारतीय जनसंघ बोलते थे। वो उनका मेंबर पार्लियामेंट बना भारतीय जनसंघ का। तो इसमें दूसरी बात कि तब एक्चुअली सेंटर में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत थी, और कांग्रेस हुकूमत ने बजाय इसके कि उन पर केस बनाते जिन्होंने सरप्टिशियसली मूर्तियों को रखा वहां पर जाकर,
उन्होंने उस पोजीशन को एक्सेप्ट किया और बाबरी मस्जिद को डिस्प्यूटेड एरिया और डिस्प्यूटेड इमारत करार दे दिया। सो ये जो मैं कहता हूं कि उन्होंने हिंदू कम्युनल फीलिंग को केटर किया। ये जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है, वहां पे आर्ग्यूमेंट हुआ, तो ये फैक्ट्स वहां प्रेजेंट किए गए थे। एवरीथिंग वाज प्रेजेंटेड, एवरीथिंग वाज प्रेजेंटेड। मैं इससे पहले ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब वो ताले लग गए थे, पूजा वहां अंदर नहीं हो रही थी, तब ताले खुलवाने का काम राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था, जबकि अंदर पूजा होने लगी। वो जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो मजबूत इसलिए हो सकी कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की इमदाद मिल रही थी। जो आपने बात कही है, ये सभी फैक्ट रखे गए। जी, एक सवाल है कि जिस तरह शाह बानो केस में उन्होंने ये जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट को कंसीड किया ताकि मुसलमान वोट जो है उनसे दूर ना जाए, तो ये भी होता है कि सियासतदान किसी ने एडवाइस किया होगा कि देखो अगर ये कर रहे हो तो हिंदुओं को अपीज करने के लिए अब ये ताले भी खुलवा दो। इस किस्म की इलेक्टोरल वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन भी इसका रिजल्ट है। कुछ ऐसे लगता है आपने आप जैसे बोल रहे हैं ना, इसके एक बात से मैं मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूं कि ये जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो रूलर्स हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जी, ये बिल्कुल ठीक है कि वे अपनी इलेक्टोरल इंटरेस्ट के लिए सर्टेनली ये ख्याल करते हैं कहां से उनको इलेक्टोरल स्ट्रेंथ मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, तो उनकी अपीजमेंट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँ कि ये बात सिर्फ 87-89 की बात नहीं है, इसलिए वेंट बैक टू 49। I went back to 49 यानी बिफोर इवन राम जन्मभूमि मूवमेंट केम इनटू बीइंग। मैं इसके लिए 49 की बात कर रहा हूं। यूपी की हुकूमत जो है वो पंडित पंत आई थिंक वाज द चीफ मिनिस्टर। पंडित पंत वाज द चीफ मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू का क्या रिएक्शन था? कोई है नॉन रिस्पांस? देखो ऐसा है कि मैं ये बात अगर मानकर भी चले कि नेहरू एसेंशियली सेक्युलर पर्सन, ऑल्दो जब मैं डिस्कवरी इंडिया पढ़ता हूं नेहरू की बुक, मुझे वैसा वो नजर नहीं आ रहा मुकम्मल। तो ये मैं इस लंबी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर नेहरू इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर and could not resist पंत at that time, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि उनकी वो जो टैसिट जो है ना अंडरस्टैंडिंग, वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे है कि प्रोफेसर शमसुल इस्लाम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जानता हूं उनको, मैं दोस्त है मेरे। उन्होंने उनकी किताब में है कि 1947 के बाद ये जो मुसलमानों पे वहां हमले शुरू हुए थे कि इनको निकालो, तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी वहां पे गोवालकर ने आके यूपी में भी की थी। और उस इंफॉर्मेशन को जब सेंट्रल हुकूमत को पता लगा तो गोवालकर रैन अवे फ्रॉम देयर और उस कंस्पिरेसी को क्वॉश कर दिया गया। मुझे लगता है कि नेहरू माइट बी सेकुलर एंड आई थिंक ही वाज सेकुलर एज मच एज वन कैन बी इन द सिचुएशन, लेकिन साथ साथ ये जो है ना बुर्जुआ डेमोक्रेसी में कि आपको अपने इलेक्टोरल वो चीजें और कैसे गवर्नमेंट को चलाना है, दिस ऑलवेज पिंजेस अपॉन गवर्नमेंट डिसीजंस। इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ना इनफैक्ट मैं आपको एक और जाविया देना चाहता हूँ इस बात का। जी, ये बात ठीक है जो शमशुल जी कह रहे हैं, वो भी ठीक बात है कि वो कॉन्स्पिरेसी कुछ कामयाब नहीं होने दी। आई एग्री विद दैट। पर मैं आपको रेफर करना चाहता हूं कि आप वो बड़ी मशहूर फिल्म है, आप तो बहुत फिल्में देखते हैं मुझे मालूम है इस बात का, वो गर्म हवा देख लें। गर्म हवा मैंने देखी, बिल्कुल गर्म हवा देख लें। अच्छा, वो गर्म हवा में जो सिचुएशन है जो मुस्लिम्स फेस कर रहे थे, जी, that tells you many things. It does. इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं बात ये कहना चाहता हूं कि
actually, if we try to in a way formulate it in a manner, जी कि जो इंडियन स्टेट है since 47 has been using communalism in one form or the other, the way it suited it. So ये बात, अगर कल को मैं बात कर रहा चाहता हूं, अगर कल को बीजेपी को ऐसा लगे कि मुसलमानों के बगैर हमारी बात नहीं बन रही, तो आजकल जो मुस्लिम्स के हालात हैं हिंदुस्तान में वैसे नहीं रहेंगे कुछ वक्त के लिए। क्योंकि आप जब सावरकर के बारे में सोचते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कि सावरकर I can talk about him in a sense where he was not a faithful, devout Hindu as any religious person can be, or as any religious person should be. But Savarkar was a political Hindu. Savarkar was a political Hindu. You understand my point, ना? जी वो political Hindu है, वो हिंदुत्व जो है ना वो पॉलिटिकल है। तो जो ये जो है ना कि आप उस पॉलिटिक्स को यूज कैसे करना चाहेंगे, किस वक्त आपको क्या जरूरत है, तो यू वुड डू दैट विद दैट। सिंपल एज दैट। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब, आज का एक बयान है, स्टेटमेंट है मोदी जी की, उनका कि अमंग अदर थिंग्स ही सेड कि हमने पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमें बिट्रे किया, स्टैब्ड इन द बैक व्हेनेवर इट कुड। ये दोनों तरफ फीलिंग्स हैं, और आपकी तरफ एक फीलिंग है, एक हमारी तरफ। हमारी तरफ जरा धीमी फीलिंग्स है, आपके जरा ज्यादा है आजकल, और ये मेरा ख्याल है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पैटर्न भी चेंज होता रहता है जी। मेरा फियर जो है बहुत, मेरा फियर एस्केलेट किया है पिछले कुछ अरसे में, 2-3 महीने में, एज वी हैव विटनेस चेंजेस। जो मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, जैसा ये यूक्रेन का मसला चल रहा है, और जैसी ये नेटो की और ट्रम्प साहब ने एक नई एक फ्रंट खोल दिया है। अगर इसको देखें, वी सी समथिंग वेरी सीरियस बिल्डिंग अप लाइक इट हैपेंड 1939 में, और उसके नतीजे में हिंदुस्तान डिवाइड भी हो गया, इफ यू लाइक टू पुट इट दैट वे। तो अगर इस तरह की फीलिंग्स, जैसे अभी पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है, बलूचिस्तान में 12 अटैक्स हो चुके हैं प्रीवियस 36 आवर्स। माय फियर इज, अगर ये दोनों तरफ एक लेवल पे फीलिंग्स ऑफ पहुंच जाएं, एनिमोसिटी एक लेवल पे टच कर जाए। अभी तो एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, यू नो, एक आदमी गुस्से में दूसरा मना रहा है, फिर दूसरा गुस्से में दूसरा, अभी ऐसे। व्हाट इफ both sides become equally upset and angry? तो मेरी पाकिस्तानी एक फॉर्मर एयर मार्शल साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर, जिसको वो 30 डेज का कह रहे थे, एयर वॉर, कि वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। यानी उसमें सस्टेन से मुराद है कि वो इंडियन आर्मी एयरफोर्स इज ट्वाइस द साइज, तो वो स्ट्रेच हो जाएगी पाकिस्तान। इसका मतलब आप समझते हैं इस स्टेटमेंट का मिलिट्री टर्म? देखो, ऐसा है कि ये तो बात जो हमारा, देखो, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। पाकिस्तान का रिस्पांस समझते हैं फिर आप, व्हेन जनरल ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज सेइंग कि 1 महीने की वॉर में स्ट्रेच हो जाएंगे, तो व्हाट विल दे ट्राई टू डू? दिस इज अ वेरी, देयर इज अ हिडन danger within this whole thing. That they will use the nuclear weapon, यही होगा ना? हाँ, नहीं, देखो, ऐसा है कि कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन, we cannot sustain 30 days of air war. हाँ, so then why have सच्चाई तो ये है कि नो डाउट कि हिंदुस्तान के पास बड़ा एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान से ज्यादा, बिकॉज ऑफ इट्स नंबर एंड साइज एंड नंबर, यू कैन से इट दैट वे। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि कोई दोनों में से कोई भी स्टेट
2-3 हफ्ते के बाद सस्टेन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इधर भी डिफेंस मैं के भी लोग ये भी कह जी, 10 दिन डिफेंस कर के लोग लेंगे ये भी कह तो रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यही हमारी बदकिस्मती है और यही मैं कह रहा हूं कि अभी वो जो प्रोजेक्ट है कम्युनलिज्म का और पार्टीशन का एट द लेवल ऑफ द स्टेट्स, इट इज कंटिन्यूइंग। इट इज वो जो कंटिन्यू। फियर एक पैदा करके लोगों में वो सेंटिमेंट को, उस आइडिया को जो जिंदा रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी जो बलूचिस्तान का हुआ, वो जो रेल का हाईजैक, जो भी आपको इंसिडेंट सारा हुआ रेल का, वो उसके बाद मैंने एक इंडियन यूट्यूब चैनल पर एक सीनियर जर्नलिस्ट की इंटरव्यू सुनी। वेरी सीनियर एंड वेरी गुड एंड वेरी एनालिटिकल काइंड ऑफ पर्सन ही इज, नो डाउट अबाउट दैट। उसने बलूचिस्तान का पूरा एनालिसिस किया कि बलूचिस्तान को कैसे मर्ज किया गया, कैसे गलती थी, कैसे ट्रीट किया गया, उसके इसमें वहां पर क्या हालात बन रहे हैं। तो नेचुरली सो पाकिस्तानी स्टेट इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये बातें की। मैं बैठा, जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में बैठा है और बलूचिस्तान के बारे में ये बात कह रहा है कि एंड विच इज टू मी इट ट्रू ऑल्सो, कि बलूचिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये हुआ सारा, उसके बाद बहुत मिनरल वेल्थ है, वो सारी बातें आ गई। लेकिन इसी लैंग्वेज में, द लैंग्वेज दैट ही वाज यूजिंग, if some journalist in Pakistan talks about Kashmir, then same thing would be true in the context of Kashmir also. Understand what I want to say, ना? ये बात कि दोनों, अगर आप एक तरफ से बैठकर दूसरी तरफ की सिचुएशन को इन आइसोलेशन क्रिटिसाइज करेंगे, so then you are again giving some kind of fodder to the chauvinistic feelings within one's own country. हमें अगर हम डेमोक्रेटिक हैं, अगर हम रियली पीपल्स वैल्यू की कदर करते हैं, अगर हम रियली चाहते हैं कि लोगों में इंतशार ना हो और लोगों में दोस्ती हो, तो हमें दोनों मुल्कों की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। उनके बारे में ऑनेस्टली बात करके और डेमोक्रेटिकली उनको रिजॉल्व करने की बात करनी चाहिए। और उसके लिए पीपल्स के बीच में जो पीस की बात है वो होनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, इसलिए कि अब जैसी सिचुएशन बनी है दुनिया में, एक तो वो यूनिपोलर से अब मल्टीपोलर एस्टेब्लिश हो गया, रिकग्नाइज हो गई ये बात। तो व्हेन द बिग पावर्स आर लुकिंग अवे और आर बिजी प्लेइंग देयर ओन गेम एट द मोमेंट, तो अगर हमारे से थोड़ा सा फोकस उनका दूर हुआ है दोनों मुल्कों से, तो इज दिस नॉट अ गुड टाइम कि इस स्पेस को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके, जब हमारे बीच में फ्यूल डालने वाले नहीं बैठे हुए इधर उधर, तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालने। आई डोंट नो कि कितना टाइम है हमारे पास ये काम करने के लिए। few months, देखो ऐसा है, हाँ जी, देखो ऐसा है कि जो आप कह रहे हो ना, इट इज पॉसिबल एट अ पीपल्स लेवल, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात सोचने की जरूरत है, क्या जो स्टेट्स हैं दोनों मुल्कों की, क्या वो जो आज इम्पीरियलिज्म का जो आज बड़ी जो पावर्स हैं, जो उनकी इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल डिमांड्स हैं, क्या हमारी स्टेट्स उनमें से बाहर आने का हौसला कर सकती है? मैं इसी बात को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में स्पेशली एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पेजेंट्री के लेवल पर ये डिमांड उठ रही है that India must come out of WTO. And we know that Indian state has not the capacity nor has it the will to come out of the WTO. ऐसी ही बात आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं।
मैं ये एग्जांपल इसलिए दी है कि जो जो एसेंशियल पॉलिसीज बनाई गई हैं बाय द पावर्स दैट बी इन द वेस्ट, वो जो पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज को हमारी दोनों स्टेट्स मान रही हैं और अपने अपने मुल्क में अपने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनकी इन्फ्लुएंस से बाहर आएं, चाहते ये हैं हम। लेकिन जो वर्ल्ड की जो एक, वो तो ठीक है मल्टीपोलर हो रहा है, वो भी ठीक है कि उस मल्टीपोलर में आपको प्ले करने के लिए कुछ स्पेस मिल सकता है एट द इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि देखें और ना, जो स्पेस को, उस स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए इंडियन और दोनों स्टेट्स की अपनी एक डेमोक्रेटिक विल होनी चाहिए, विच इज मिसिंग स्टिल। एक सवाल पकड़ा हुआ कैसे है इन्होंने? पाकिस्तान को डेट ट्रैप में डाल के पकड़ा हुआ है, पैसे देके। इंडिया को नौकरियां देके पकड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट करके पकड़ा हुआ है। आप हिलेंगे वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पकड़ा ऐसे हुआ है कि हिंदुस्तान की जो नेचुरल वेल्थ है वो इन डेंजर है। नेचुरल वेल्थ बाई मीन कि जो नेचुरल वेल्थ अंडर द अर्थ एंड ओवर द अर्थ है, जो मिनरल्स एंड वाटर है। बात कर रहे हैं, nobody talks openly like that। बात ये है एक्चुअली। तो इसलिए ठीक है अगर आपको थोड़ा प्ले करने के स्पेस मिल गया, पर आपकी फ्री विल तो पहले चाहिए ना। यू मस्ट हैव a kind of a political situation here in both the countries। उसके लिए मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके लिए वो जो प्रोजेक्ट था कम्युनलिज्म का, जो लगातार स्ट्रेंथन हुआ है दोनों मुल्कों में, एक तो उसको वीक करने की जरूरत है, उसको हराने की जरूरत, ऑफ कोर्स उसको हराने की जरूरत है। उसके लिए लोगों में आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत है। और नंबर 2, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं विच आर एसेंशियली अगेंस्ट आवर ओन पीपल, उन इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको स्ट्रगल करने की जरूरत है। उसके बाद जो लोगों की अपनी ताकत है ना, अगर वो बने तो उससे वो हम अपनी पीस इसको करें कि कोई लोगों की ताकत जो है उसकी लास्ट एक्सप्रेशन इंडिया में ये अपना फार्मर्स मूवमेंट थी, ठीक है। पाकिस्तान में जो है पीपल्स विल, ये वो जब वो चाहे स्टेट जो है क्रश कर देती है विथ ऑल द फोर्स एट इट्स डिस्पोजल। तो इंडिया की अप्रोच में और पाकिस्तान की अप्रोच में जरा फर्क अभी भी है। जिस तरह वहां पे एक फॉर्मल डेमोक्रेसी थी, इलेक्शन भी होते हैं, सो एक हद तक एक रिस्ट्रेनिंग फैक्टर है। हमारे यहाँ पीपल्स मूवमेंट बेचारी कैसे खड़ी होगी? मैंने 2 दिन पहले बनाया है अपना वीडियो कि एक इंग्लिश के लेक्चरर जुनैद हफीज साहब को 2013 में इन्होंने पकड़ लिया ब्लास्फेमी के इल्जाम में, और फिर सजाएं सुना दी, सजाए मौत, सजाए ये कई सजाएं सुना दी। और फिर जिन वकीलों ने केस शुरू किया उनको भी मारना शुरू कर दिया। तो अब ये 19 तारीख को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में 7 जजेस हैव बीन चेंज्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स की अपील्स के सूरत में। तो बड़ी एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है। सवाल आपसे ये है कि इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कोई हमारा क्या हम कर सकते हैं? मैं कई दफ़ा कहता हूँ लेट्स ट्राई टू रिवाइव द सार्क चार्टर। तो इंडिया से मुझे कोई, पाकिस्तान में फिर भी लोग आ जाते हैं, सर हम आपके साथ हैं, लेकिन अब इंडिया से वो जो एक वेलकमिंग अप्रोच होती थी वो कम से कम होती है। लोग वहां पे मेरे ख्याल ये बीजेपी के दौर में डर के रह गए हैं। कुछ बहुत कम लोग हैं जो डेयर करते हैं कि वो इन चीजों में हिस्सा लें। तो आप ये बताएं अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये पीपल्स जो अवेयरनेस है, पीपल्स मूवमेंट है, इसको हम मजबूत कर सकें? ऐसा है कि एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आप कंपैरेटिवली बहुत कुछ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में शायद वहाँ के लोग ना कर सकते हो।
कंपैरेटिवली, आई एम स्पीकिंग ऑन द कंपैरेटिव सेंस ऑफ टर्म। पर ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान के लोग कंपैरेटिवली इसलिए ज़्यादा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर लगातार किसी न किसी फॉर्म में लोगों की स्ट्रगल्स चलती रही है और बिल्कुल। लोगों की स्ट्रगल का एक वेट रहा है, एक स्ट्रेंथ रही है। उसकी जो एक एक्सप्रेशन है वो पेजेंट मूवमेंट में अभी नज़र आया 2020-21 में। उसके कई और फॉर्म्स हैं, जो वर्कर्स भी हैं, जो आपके विमेन भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। बहुत बहुत ऐसी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसकी एक स्ट्रेंथ रही है हिंदुस्तान में हमेशा लोगों के लेवल पर। वो एक रिस्ट्रेंट है इंडियन स्टेट पर कि एक हद से आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपको मैं केस रेफर कर सकता हूं कि पिछले 6 बरस से कम से कम 15 से ज्यादा जो हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भीमा कोरेगांव केस बड़ा फेमस हुआ है, उसके बेसिस पर उनके ऊपर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट लगाकर उनको जेल में भेजा गया। उसमें औरतें भी थी हैं, उसमें आदमी भी हैं। उनमें से सिर्फ अभी तक एक आदमी फादर स्टुअर्ट स्वामी की जेल में डेथ हो गई और उसमें जो 5 और 6 लोग अभी बाहर आए हैं, वो भी ऑन बेल। और उनका भी जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। जैसे वहां पर सुधा भारद्वाज है, उसको बेल मिली है और वो गौतम नवलखा को बेल मिली है, लेकिन दोनों बॉम्बे से बाहर नहीं आ सकते। दे आर टू स्टे देयर। उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, मुश्किल पड़ रहा है। और कुछ लोगों को बेल मिली है, बाकी लोग अभी भी 6 साल से जेल में बैठे हैं। अगर आप जेलों की कंडीशन देखें, ये पाकिस्तान में भी ऐसा होगा तो कि बिल्कुल जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान के 2 सेक्शन बड़ी तादाद में जेलों में हैं, एक दलित और एक मुस्लिम्स है। ये जो है ना सिचुएशन, ये सिचुएशन आपको बताती है कि आप एक हद तक की स्ट्रगल कर सकते हैं, उससे आगे आपको अलाउ नहीं करेगा कोई। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं, उसका एक ही आंसर है कि जो पीपल्स लेवल पर स्ट्रगल हो, वो स्ट्रगल जितनी मजबूत होगी, उतना ही आपकी जो इस सब कॉन्टिनेंट पीस है, उसकी गारंटी बन सकती है। जो सार्क की बात कर रहे हैं आप, मैं उसके इवज में ये कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा मजबूत पीस की गारंटी बन सकता है, वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। लेकिन पीपल टू उसको पीपल जो कॉन्टेक्ट है, वो हम्म, स्टेट्स को ट्रांसेंड करके तो नहीं हो सकता, लिहाजा नहीं हो सकता। आई ऑल्सो नो इट। पर जी, अगर ये सेंटिमेंट दोनों मुल्कों में स्ट्रांग होगा, तो कई बार स्टेट को कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वो ठीक है, मैं एग्री करता हाँ, हूँ। मजबूर नज़र किया ये जा आ सकता रहा है कि है। हाँ, अभी नहीं है। बिल्कुल अभी नहीं है, हाँ, अभी नहीं है। अभी नहीं, हमारी अभी अपनी अभी उम्र में शायद ना हो, मुझे कभी याद हो है जाएगा। में हाँ, डॉक्टर साहब ये बात की थी प्रोफेसर साहब ने कि पाकिस्तान में जो इस तरह की मूवमेंट्स हैं और पाकिस्तान में एक लेफ्ट की मूवमेंट थी, वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकी। जी, जी। वो इसी हवाले से ना कि यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ी आपके यहाँ, तो फिर भी कोई पॉकेट्स मौजूद हैं इस तरह की रेजिस्टेंस की जो जो फॉर्म है, वो हमारे यहाँ नहीं है पाकिस्तान में उस किस्म की चीज। जैसे एक तो मैं जो लेफ्ट एक्चुअली एक बिकॉज और मैंने हाँ जी, जी। एक और मैं आपकी कमेंट चाहता था। हम्म, यानी अब हिंदुस्तान से लोग आने वाले वीज़ा जो मिलता है, उसमें ज़्यादातर वो सिखों को देते हैं, और जैसे आपने भी कहा कि दोनों पंजाब जो हैं, उनमें बहुत चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर कोई फैसला होगा वंस अगेन, ये चंडीगढ़ और लाहौर के दरमियान नहीं है। इस पे फैसला दिल्ली और इस्लामाबाद का ही होगा। तो इन चीज़ों की तरफ मूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक इंक्लूसिव मूवमेंट, जिसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड ना किया जाए, सबको साथ लेके चला जाए,
उसकी क्या शक्ल बनती है आपके ज़हन में? मैं एक्चुअली जो आपने बात की है ना, और जी। जो हज़रत ज़फ़र साहब ने बात की है, मैं एक बात तो ज़फ़र साहब की बात के रिस्पॉन्स में कहना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली ना वो पाकिस्तान की जो लेफ्ट की सिचुएशन उसके बारे में वो ज़्यादा आई हैवंट बीन एबल टू रीड मैनी थिंग्स। पर मुझे ऐसा लगता है व्हिच इज़ सिंपली अ हंच, आई एम नॉट सेइंग इट विद सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त सीपीआई ने, जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की सपोर्ट की थी। जी। और ये भी सच्चाई है कि कई कम्युनिस्ट जो थे सीपीआई के, उनको ऑर्डर किया गया था कि अब मुस्लिम लीग में चलें। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल सही वो है। मुस्लिम लीग में आ गए थे। जी, जी। सो नेचुरली अगर आप अपनी ग्राउंड पहले छोड़ गए, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो तो आप पहले तो वीक हो गए ना शुरू में। पहले दिन से। हिंदुस्तान में जी, जी। हिंदुस्तान में जो लेफ्ट का है ना, हिंदुस्तान में लेफ्ट अगर एक जंक्चर पर एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता रहा है, तो ये भी सच्चाई है कि बहुत सी लेफ्ट स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो उसको काउंटर करती रही हैं। काउंटर करती जैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की सिचुएशन थी कि पंजाब में, मतलब वो तो लेफ्ट की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो पंजाब में पहले कीर्ति पार्टी का, और जो 1920s में बनी थी, और जो बाद में 47 के बाद लाल पार्टी का, जो स्वतंत्र की पार्टी थी, स्वतंत्र की, तेजा सिंह स्वतंत्र की, तो वो जो लाल पार्टी का इतिहास है, वो आपको ये बात दर्शा सकता है कि जो लेफ्ट का डायनेमिज्म है ना हिंदुस्तान का, वो डायनेमिज्म चला है, और डायनेमिज्म की वजह से वो किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रगल्स चलती रही हैं। एक तो ये बात है। जो इश्तियाक साहब आप बात कर रहे थे उसको थोड़ा रिपीट कर दें। हाँ, जो वो जो सिखों को वीज़ा देने की बात मैं बता, नहीं, वो देखिए बात ऐसा ये है थी। कि हाँ, हाँ जी, अच्छा, आप हाँ, बोलने लगे। जी, जी, हाँ। जी। एक्चुअली आई आल्सो नो इट जी। कि जब आप दोनों पंजाब के बीच में यूनिटी की बात करते हैं, so I have seen people speaking only about Muslims and Sikhs only, दैट्स राइट। and Hindus are seldom mentioned. लेकिन ironically, आपने तो इश्तियाक साहब बहुत काम किया है इस जी। सब्जेक्ट पर। Ironically, if you look back towards 1947, I'm not denying the fact that RSS played its own role in that situation, but it's also a fact at that time जो कत्लो गारत हुई, वो कत्लो गारत भी एसेंशियली मुस्लिम और सिख्स के बीच हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, यही तो अभी है। भी आप जी, किसी जी। जो जो पाकिस्तान का मुसलमान है, जो इधर मैं पंजाब से गया है, आप उससे बात करें, ही वुड ओनली मेंशन हमें हमें सिखों ने मारा। सिखों ने जत्थे जो है, एक बिल्कुल तो ये ऐसे ही बात है, है। जी, एक तो जी। ये बात है। ये एक इरोनिकल सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि आप कह सकते हैं कि since especially since 1980s, by the end of 1970s, मैं अपने पंजाब की बात कर सकता हूं कि certain sections are there जो ये बात बहुत जोर से कह रहे हैं कि if you want to define Punjab, you can define Punjab only revolving around the Sikhs, वही, कि वही आप ना। सिक्स को सेंटर जी, में रख के बात ऐसा कर हुआ सकते हैं। क्यों है? Why मेरे why मुझे is मुझे 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 बात कंप्लीट करने देना। जी, it? जी, जी। ये बात ठीक है कि इट्स एन एस्केलेशन ऑफ द अर्लियर सिचुएशन 1947 when हुँ। the fundamental Sikhs were demanding Sikh homeland. जी, जी। हम्म, It's an escalation of that. बट ये बात 80s में पंजाब में ज्यादा मजबूत हुई। हुँ। वो जो सेकुलर लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने इस पोजीशन को अपोज किया
और देन एट दैट टाइम वी वेरी कॉन्शियसली टॉक्ड अबाउट हिंदू सिख यूनिटी। और अभी भी मैंने पीछे से एक आर्टिकल लिखा था, आई रिफर टू रुचि रमसानी's बुक, जो प्रोफेसर थे लाहौर में, जब उन्होंने बताया था कि उनके घर में यानी सिख की पूजा भी होती है, ग्रंथ साहब की, और उनके घर में मूर्तियों की पूजा भी होती है। वो जो यूनिटी थी, और उसमें जो इस्लाम की यूनिटी थी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सूफीज, वो तो रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साइड में से भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो अकेला सिखों की बात करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, वही ऐसे ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है। सो प्रैक्टिकली बन ये गया कि वहां पर वो सेंटर में लाने की कोशिश की कि यहाँ पर इस एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे बात की तो हिंदू एसेंशली बाहर हो गए, जो नहीं होने चाहिए, जो नहीं होने चाहिए। जो पंजाब की अपनी, जो पंजाब की लेगेसी है, उस लेगेसीज में जैसे आप, आई रेफर टू रोमला थापर फॉर एग्जांपल। रोमला थापर की जो राइटिंग्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उसमें एक बात बहुत साफ है कि देयर वाज ए काइंड ऑफ ए कनेक्शन बिटवीन नाथ योगीज एंड द सूफीज। वो है ना, वो 12वीं 13वीं जो सेंचुरी की बातें हैं, वो नाथ योगीज, जो पंजाब की धरती है, इसमें आप हिंदूस, मुस्लिम और सिख्स के बगैर और दूसरे लोग जो इनसे बाहर भी हैं, एसेंशियली दलित्स हैं, एसेंशियली दलित्स हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, बाद में क्रिश्चियंस आ गए। आप इनके एकता के बगैर आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकते। ये That's true. लेकिन इसके साथ ही जहां पाकिस्तान में एक माहौल बना पंजाबियों का की पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान ये सारा जो ये आर्ग्यूमेंट है कि दे हैव डोमिनेटेड एवरीथिंग, इसी तरह मैंने देखा कि हालांकि स्मॉलर पार्ट ऑफ पंजाब इज इन इंडिया, लेकिन वहाँ पे भी जब हम कमेंट्स देखते हैं तो पंजाबियों को बहुत अच्छे अल्फाज नहीं दिए जाते। वहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी ये बात समझने की है कि वहाँ तो आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे मतलब दूसरी जो स्टेट्स है वहाँ पे सम रिजेंटमेंट और सम इल फीलिंग अबाउट द पंजाबीज। Why is that? नहीं, एक्चुअली हिस्टोरिकली स्पीकिंग ना, नहीं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग मैं आपको 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो पंजाब से बाहर पंजाबीज बड़ी तादाद में अच्छी तरह रह रहे हैं, और स्पेशली इफ आई मेट से सिक्स अच्छी तादाद में रह रहे हैं, सर्विसेज में हैं, बिजनेस में हैं, खेती बाड़ी में हैं। यानी ऐसी कोई बड़ी मिसाल नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स के साथ आप बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, यानी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की बात विजा वी सिक्स इज नॉट देयर। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इन समहाउ ऐसा हुआ कि अगर मैं फिर फिल्मों की बात करना चाहूं, तो वो जो फिल्मों का एक डिस्कोर्स बन गया ना कि पंजाबी बल्ले बल्ले और पंजाबी भंगड़ा और पंजाबी गिद्धा और पंजाबी म्यूजिक जो बल्ले बल्ले का है, अगर आपकी रिकग्निशन फिल्मी कल्चर में वो बन गई हो तो उसमें एक बना के ये शायद बल्ले बल्ले ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन तीसरी बात और है, तीसरी बात ये है कि ड्यूरिंग 80s एन एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड इन इंडिया, जब पंजाब के अंदर हिंदूज केम अंडर अटैक, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट जबकि जो रूलिंग एलीट थी, जो रूलिंग साइड्स थी, which was primarily at that time Congress, although aided and abetted by the RSS and RSS ideology, तब एक्चुअली सिखों को एक बुरी लाइट में दिखाया गया पंजाब के बाहर। ये भी सच्चाई है। लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग काफी ओवरकम की जा चुकी है।
वो फीलिंग अब वैसी नहीं है। ये डॉक्टर साहब, ये चलिए हमारा वक्त खत्म हो गया आज, लेकिन जाने से पहले वेरी क्विकली कि पंजाबी इसके अंदर कोई ऐसा इनहेरेंटली है, कोई फ्लॉ, हमारा कोई हमाशिया ऐसा कि मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो लगता है कि एवरी कल्चर इज ए थिंकिंग कल्चर। डू दे एक्सूड अ सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी जिसकी वजह से दूसरी लोगों को फीलिंग आती है? नहीं, उसका ऐसा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ऐसा है कि जब वो मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट आया ना ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, तब ये हो गया कि सिखों में और मुस्लिम्स के एक बड़े सेक्शन में जो लैंड ओनिंग थे एसेंशली, और ये भी बात सच्ची है कि राजपूत थे राजस्थान के, डोगरास थे, अकेले सिखों की बात नहीं है। उन सभी में ये डिस्कोर्स बहुत मजबूत किया जा चुका है ऑलमोस्ट फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट मोर देन ए सेंचुरी, कि आप बहुत तकड़े हो, आप बहुत बहादुर हो, और जो आपको सदर्न पीपल आपको बाहर रखते हैं। ये एक फाल्स डिस्कोर्स है। इस फाल्स डिस्कोर्स के खिलाफ सर्टेनली देयर मस्ट बी एन आइडियोलॉजिकल डिबेट अगेंस्ट दैट। ये ऐसी कोई बात नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि आज इनका जो पोस्ट कॉलोनियल और उसमें बात नहीं हुई, जी उस पे बात नहीं हुई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी मजबूत बातें हुई हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर इशतियाक अहमद साहब, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों को देखना शुक्रिया।